गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो है पढ़ाई कर रहे हैं, यानी 10th क्लास का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। और इसमें आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि ग्राफ पे कैसे जो है हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को दिखाते हैं, या उससे कैसे जो है चीजों को हम लोग समझते हैं कि कौन सा बिंदु जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल है कि नहीं। इन सभी चीजों को पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण युग्म। संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण युग्म क्लियर है? तो ध्यान से चीजों को समझिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ये 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, थर्ड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकदम ध्यान से समझिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस समझ से चलिएगा। तो यदि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, युग्म यानी जोड़ा, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को एक ही ग्राफ पे बनाएं तो तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। कितनी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? तीन। तो आपने लास्ट क्लास में जो है ग्राफ बनाना सीखा होगा। आज जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को एक ही ग्राफ पे बनाएंगे तो तीन स्थितियां उत्पन्न होगा। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, या एक दूसरे के समानांतर होंगी, यानी कि पैरेलल होंगे। इसके अलावा क्या दो रेखा के माध्यम से कुछ पॉसिबल है? कुछ भी हो सकता है इसके अलावा। या तो दोनों रेखा एक दूसरे को कट करेंगी, या तो दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर होंगी, कभी कट नहीं करेंगी, या तो दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे। इसके अलावा कोई और स्थिति हो सकती है क्या? आप ही बताओ, क्या और कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इन तीनों स्थिति को ध्यान से समझिएगा। तो जो प्रतिच्छेदी स्थिति होता है, इंटरसेक्टिंग वाला, आज जो संपाती वाला होता है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? हम इन दोनों को ही संगत कहते हैं, संगत। और इस समानांतर को हम असंगत कहते हैं। अब आप कहेंगे सर इन दोनों को संगत है, इसको असंगत क्यों कहते हैं? मन में ख्याल आ रहा होगा कि इस प्रतिच्छेदी और संपाती की कंडीशन को हम लोग संगत कहते हैं, जबकि असंगत वाले को असमानांतर। सिर्फ एक ही केस होता है। आखिर क्यों? ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो तीनों को वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले केस वन समझते हैं, प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग वाला। तो जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, इंटरसेक्टिंग हो, तो हम कहते हैं कि समीकरण का सिर्फ एक हल होगा, यानी सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन होगा। और हल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, यानी सोल्यूशन ये वाला बिंदु होगा। यानी आपसे पूछेगा कि जीरो क्या है उस इक्वेशन का, तो ये जिस बिंदु पे होगा यही बिंदु जो होगा क्या होगा? इक्वेशन का जीरो होगा, हल होगा। क्योंकि एक ही हल होगा, ओनली वन सोल्यूशन, और ये बिंदु जहां प्रतिच्छेद करेगा वही बिंदु इसका सोल्यूशन होगा। और इसे संगत यानी कंसिस्टेंट समीकरण युग्म कहते हैं। अब इसे समीकरण युग्म कैसे, इसे संगत क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमें हल प्राप्त होता है, हमें इससे एक हल प्राप्त होता है। भले एक ही हल प्राप्त होता है लेकिन हल तो प्राप्त होता है ना, इसीलिए इसे संगत कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं, यानी संगत कहते हैं। अब केस टू में क्या होता है? तो केस टू में देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो बताइएगा यहाँ पे भी एक बिंदु होगा जो दोनों में होगा, यहाँ पे भी, यानी हर बिंदु पे ये दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही होंगी, हर बिंदु पे ये रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही होंगी। तो इसीलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक सोल्यूशंस होते हैं, यानी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। यानी रेखाएं जब संपाती हो यानी कोइंसिडेंट हो, यानी एक के ऊपर एक हो, तो इसे भी संगत कहते हैं, क्योंकि इससे भी हमें हल प्राप्त हो रहा है। यानी इससे भी हमें हल प्राप्त हो रहा है, लेकिन कितने हल प्राप्त हो रहा है? अनगिनत। हम काउंट नहीं कर सकते कि इस दोनों रेखाओं के बीच में कितनी बिंदु ऐसी है जो एक दूसरे पे लाई कर रही है। बात समझ में आया? तो ये दूसरी स्थिति है, और इसमें हमें अपरिमित रूप से क्या होता है? अनेक हल प्राप्त होता है। एक तीसरी स्थिति है जब हमें रेखाएं समानांतर हो। अब क्या कोई ऐसा बिंदु है जो इन दोनों को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे? जब ये प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसे ही असंगत कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं।
यानी कि जब कोई हल नहीं है तो इसे असंगत कहेंगे, जब एक हल होगा तो उसे क्या कहेंगे, संगत कहेंगे, जब मेनी हल होगा तब भी उसे हम संगत ही कहेंगे। ये तीनों चीजें आप लोग को समझ में आया? ये तीन स्थिति है, तीनों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जब रेखाएं क्या हो, समानांतर हो, रेखाएं क्या हो, समानांतर है, यानी कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का ग्राफ, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का ग्राफ क्या हो, रेखाएं समानांतर हो, कुछ इस प्रकार हो, तो उसका कहते हैं कि कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, और इसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, असंगत कहते हैं। दूसरा स्थिति मैंने क्या बताया कि जब रेखाएं संपाती हो, यानी कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, जब एक के ऊपर एक हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अनेक ऐसे बिंदु होंगे जो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे पे लाई कर रहे होंगे, प्रतिच्छेद कर रहे होंगे, इसीलिए हम इसे कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और इसे संगत कहेंगे क्योंकि इससे हमें हल प्राप्त हो रहा है। अगर हल प्राप्त होगा, चाहे एक प्राप्त हो चाहे अनेक प्राप्त हो, उसे हम संगत ही कहते हैं, तो इससे हल प्राप्त हो रहा है तो संगत होगा। और एक कंडीशन है जब सिर्फ एक हल होगा, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पे कट कर रहा है, ये सिर्फ एक दूसरे को एक बिंदु पे कट कर रहा है, इसलिए इसके सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हर हल क्या होता है, रेखाओं को प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है हल होता है, और ये भी कंसिस्टेंट होगा क्योंकि इससे भी हमें हल प्राप्त होता है। तो ये तीनों कंडीशन आप लोगों को समझ में आया सभी बच्चों को? देखिए कुछ बच्चे क्लास को लेट से ज्वाइन करते हैं, लेट ज्वाइन कीजिएगा तो चीजें कम समझ में आएगी। ये तीनों कंडीशन समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये तो हो गया ग्राफ के माध्यम से कि आप कब बताएंगे, ग्राफ देख के, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है तो आप ग्राफ देख के बता दोगे कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन होगा कि दो सोल्यूशन होगा कि अनेक सोल्यूशन होगा कि एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये तो देखिए आपस में अगर बात कीजिएगा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। ये नायक जी नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, अगर ऐसे क्लास को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, अनावश्यक चीजें कमेंट में लिख के, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा एकदम। बार बार समझाता हूं कि क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, तो तीन कंडीशन आपने देखा, और तीन कंडीशन में आपने क्या सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म अगर ग्राफ पे बनाया जाए तो तीन स्थिति उत्पन्न होगी। उसका ग्राफ जो होगा एक दूसरे को एक बिंदु पे कट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो हम कहेंगे एक सॉल्यूशन है और वो संगत होगा। दूसरा कि एक दूसरे के ऊपर ही वो रेखाएं अगर होंगी तो उसे हम कहेंगे कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, वो भी संगत होगा। और एक होता है कि दोनों रेखाएं समानांतर हो, ग्राफ समानांतर हो, तो हम उसे कहेंगे कि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, और वो असंगत समीकरण युग्म होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? इतनी बातें ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब आपसे एक सवाल है कि ये तो हो गया ग्राफ के माध्यम से, अब एक सवाल है कि क्या हम समीकरण को देख कर बता सकते हैं? अगर हमारे सामने ग्राफ ना बना हो तो क्या हम सिर्फ समीकरण को देख के बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी, यानी कि एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि एक भी हल नहीं होगा? क्या हम सिर्फ समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि कितने हल होंगे, एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि एक भी हल नहीं होगा? ये एक सवाल है, आप लोग का क्या आंसर है, यस और नो? सभी लोग जवाब दीजिए, आप लोग को क्या जवाब है? क्या हम केवल समीकरण को देख के बता सकते हैं? ग्राफ को तो देख के बता सकते हैं क्योंकि अभी आपने सीखा कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ हो तो आप देख के बता सकते हैं कि कितने हल होगा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि कितने हल होगा। बात समझ में आया? क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? अब देखिएगा, चीजों को समझिएगा। तो इसका जवाब होगा हाँ, हम बता सकते हैं केवल समीकरण को भी देख के, बिना ग्राफ के,
कि उस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन होगा, अनगिनत सोल्यूशन होगा, कि एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो उसके नियम क्या कहते हैं, तो उसके नियम को समझिएगा। तो मान लेते हैं कि कोई दो रैखिक समीकरण है दो चर वाला, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। अब आपको चेक करना है कि ये संगत है कि नहीं है, ये असंगत है कि क्या है, इसके कितने सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन होंगे कि अनगिनत सोल्यूशन होंगे कि एक भी सोल्यूशन नहीं है। तो इसके तीन कंडीशन है, क्योंकि तीन ही ऑप्शन है, या तो एक सोल्यूशन होगा, या तो मेनी सोल्यूशन होगा, या तो एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए तीन कंडीशन है। यानी कि अगर a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 ये बराबर हो जाए b1 बट्टा b2 के, तो कहेंगे इस कंडीशन में कि केवल एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। यानी कि a1 बट्टा a2 अगर बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 को, तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 को, तो हम क्या कहेंगे कि केवल एक सॉल्यूशन होगा। कितना होगा, एक सॉल्यूशन होगा। अभी इसको समझाऊंगा। यही चीज यहाँ लिखा गया है कि तीन स्थिति होगा। इस स्थिति में अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, यानी a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो हम कहेंगे सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा सिर्फ। ठीक। दूसरा कि अगर ये तीनों बराबर हो जाए, यानी a1 बट्टा a2 बराबर हो जाए b1 बट्टा b2 बराबर हो जाए c1 बट्टा c2, तो हम इसको कहेंगे कि अपरिमित सॉल्यूशन होगा, अपरिमित सॉल्यूशन होगा, अपरिमित हल, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। अब जब यहाँ पे ऐसा हो जाए कि a1 बट्टा a2 तो बराबर हो b1 बट्टा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2 को, तो कहेंगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये वो तीन शर्त है। या तो आप ग्राफ के माध्यम से बता सकते हो, देख के कि रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो हम कहेंगे कि एक हल होगा। अगर क्या कर रही है, एक के ऊपर एक लाई कर रही है, यानी दोनों रेखा एक ही के ऊपर है, तो हम कह देंगे अपरिमित हल होगा, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों समानांतर ग्राफ बन रहा है कुछ इस प्रकार का, तो हम कह देंगे कि क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ग्राफ के माध्यम से तो आप समझ गए हो, लेकिन जब दोनों समीकरण आपको दे दिया गया हो, ऐसे दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म दे दिया गया हो, तो केवल समीकरण देख के कैसे बताएंगे कि कितने हल होगा। तो ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएगा, संगत का हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएगा, संगत का, और ये एक कंडीशन क्या हो जाएगा, असंगत का। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे कोई हल नहीं मिल रहा है, कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन, और यहाँ पे एक सोल्यूशन, एक हल होगा यहाँ पे, यानी सिर्फ वन, और यहाँ पे अनेक। तो जहां पे हल मिलता है, एक मिले या अनेक मिले, वो संगत होता है। जहां पे एक भी हल नहीं मिलता, उसे कोई हल नहीं, तो उसे असंगत कहते हैं। ये सभी बच्चे बात समझ में आया? अभी बता रहा हूं ना, पता कैसे चलेगा विकास। अभी मैं बता रहा हूं ना, ये एग्जाम में A1 B1 C1 नहीं देगा, एग्जाम में A1 B1 C1 नहीं देगा, यहाँ पे एक संख्या रहेगी। ये तो मैंने आपको समझने के लिए बता दिया, ठीक है। एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन देगा, देखिए मैं दिखा देता हूं। जैसे 5x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0 दे देगा, और एक दे देगा 5x प्लस 7y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे बताइएगा a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 क्या है, तो आप आसानी से बता दोगे कि a1 बट्टा a2 क्या है, 1 है। अब b1 बट्टा b2 क्या है, 1 बट्टा 1 है, और c1 बट्टा c2 क्या है, 9 बट्टा 7 है। यानी कि यहाँ पे a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के। देखिए 1 बट्टा 1, 1 बट्टा 1, क्योंकि ये 5 5 कट के 1 बट्टा 1 ही तो होगा, और 7 7 कट के 1 बट्टा 1 ही होगा। तो ये तो दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है 9 बट्टा 7 के। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समझ में आया? तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। अभी आपको समझ में आ रहा है? अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए
देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से पहले कंडीशन समझते हैं। तो केस 1 में A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल जो है नहीं होगा। पहले कंडीशन में क्या होगा, एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। दूसरे कंडीशन में इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, और तीसरे वाले में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इन तीनों चीजों को यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताइएगा ग्राफ क्या बनेगा, अगर केवल एक हल है तो यहाँ पे ग्राफ क्या बनेगा, केवल एक हल बनेगा, ये तो आप जान गए, केवल एक हल होगा। और ग्राफ कैसा बनेगा, अगर एक हल होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और ये तीनों बराबर होता है तो क्या होता है ग्राफ, तो अपरिमित रूप से अनेक हल बनता है। और अपरिमित रूप से यानी कि इनफाइनाइट क्या होता है, रूप से अनेक हल होता है, रूप से अनेक हल। और ग्राफ कैसा बनता है, उसको हम कहते हैं संपाती रेखाएं, यानी एक दूसरे के ऊपर, संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर। और जब ये दोनों A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2, लेकिन C1 बटा C2 अलग हो, तो यहाँ पे ग्राफ क्या बनता है, समानांतर रेखाएं, यानी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। और यहाँ पे कितने हल होते हैं, यहाँ पे कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होता है, एक भी सोल्यूशन नहीं होता है। यही तो चीजें हमने सीखा है कि या तो आप ग्राफ देख के बता दो, प्रतिच्छेदी रेखा देख के बता दो कि एक हल है, या तो आप ये कंडीशन देख के बता दो कि एक हल है, या तो आप ये कंडीशन देख के बता दो कि अपरिमित और अनेक सोल्यूशन है, या तो संपाती रेखाएं देख के बता दो, या तो ये कंडीशन देख के बता दो समानांतर रेखाएं हैं, या तो कोई हल नहीं है। आप बात समझ आया। तो ग्राफ देख के भी आप बता सकते हो, और बिना ग्राफ देखे भी आप बता सकते हो कि कितने हल होंगे। अब बताइएगा इसमें से कौन कौन जो होगा, अगर मैं इसे बोल दूं 1 2 3 है, इसमें से कौन कौन संगत है, 1 2 3 में कौन कौन सी स्थिति संगत का है, यानी कंसिस्टेंट का, और कौन कौन स्थिति जो है इनकंसिस्टेंट का, यानी असंगत का। संगत की स्थिति कौन कौन सी है, संगत वाली स्थिति कौन कौन सी है, संगत वाली स्थिति कौन कौन सी है, 1 और 2 की है, क्योंकि इसमें हमें हल मिल रहा है। जिसमें हल मिलता है वो संगत, और जिसमें हल नहीं मिलता है वो असंगत। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस कंडीशन को आप देखो तो आप बता सकते हैं कि केवल एक हल होगा, या तो आप ग्राफ देख लो कि प्रतिच्छेदी रेखा है तो आप बता सकते हैं कि केवल एक हल होगा, और जब हल होगा तो ये संगत होगा। या तो इस कंडीशन को आप देख लो, समीकरण को देख के तो आप बता दोगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या तो आप ग्राफ देख लो, संपाती रेखाएं यानी एक दूसरे के ऊपर है, तो आप बता दोगे कि ये भी संगत होगा और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। या फिर आप इस कंडीशन को देख के बता दो कि इसका कोई हल नहीं है, या तो ग्राफ की समानांतर रेखाएं देख के आप बता दो कि इसके कोई हल नहीं है, यानी कि ये असंगत होगा। इसका जो है आप लोग फोटो जरूर खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट। क्लियर है। अब हम देखते हैं यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आपकी एग्जाम में पूछे गए। आपकी एग्जाम में यहां से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आपकी एग्जाम में यहां से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो थोड़ा देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण संगत है या असंगत है। तो कोई असंगत कब होता है, असंगत का कंडीशन क्या है, जब A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 के, और ये बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2 के, तो हम इसे क्या कहते हैं, इस एक ही कंडीशन को असंगत कहते हैं। तो आप चेक कीजिए यहाँ पे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इक्वल टू नॉट C1 बट्टा C2 है कि नहीं। अगर है ये वाला कंडीशन तो असंगत है, अगर इसके अलावा कुछ और है तो वो संगत है। चेक कीजिए तो सभी बच्चे, और चेक करके बताइए कि ये संगत है कि असंगत है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। असंगत वाला कंडीशन याद है ना आप लोगों को। यहाँ पे देखिए मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। असंगत वाला कंडीशन क्या है, असंगत वाला कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नॉट C1 बट्टा C2, इसे असंगत कहते हैं। तो ये ग्राफ अगर चेक कीजिएगा तो पहली बात की यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 7x प्लस 6y माइनस 9
बराबर 0। यहाँ पे लिख लिए। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे A1 बट्टा A2 तो क्या आएगा? सभी बच्चे कमेंट कीजिए। तो A1 बट्टा A2 क्या आएगा? A1 बट्टा A2 कितना आ जाएगा? 5/7। अब B1 बट्टा B2 कितना आएगा? -4/6। -4 है ना, -4/6। ठीक है। और C1 बट्टा C2 कितना आएगा बताइए? 8/-9। अब बताइए क्या ये बराबर है? तो कंडीशन के हिसाब से ये बराबर होना चाहिए था। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। तो यहाँ पे तो बराबर नहीं है, तो यानी कि ये असंगत नहीं है, असंगत नहीं है, यानी कि ये संगत है। और संगत में भी क्या है? A1 बट्टा A2 जो है बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के। और ये जब नहीं होता है यानी कि इसके सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। बात समझ में आया? अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो अपरिमित रूप से अनेक सलूशन होगा। अगर A1 बट्टा A2 ही बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, यानी कि इसका सिर्फ एक हल होगा। बात समझ में आया? और ये संगत होगा, असंगत नहीं होगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। देखिए कि A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 यहाँ पे निकालना है। और निकालेंगे तो आपको आएगा A1 बट्टा A2 5/7। देखिए ये वाला। B1 बट्टा B2 निकालेंगे तो आएगा -2/3 कट के। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और कहाँ गया? निकल गया। तो A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, यानी दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब सिर्फ एक हल होगा। अद्वितीय हल मतलब सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है? संगत है, असंगत नहीं है। असंगत नहीं है यानी कि ये संगत है। क्लियर है? प्रश्न कैसे आएगा और कैसे हल करना है समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं और आप सभी बच्चों को बताना है कि वो संगत है कि असंगत है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए और बताइए कि ये संगत है कि असंगत है। चलिए सभी बच्चों का असंगत आंसर आ रहा है। वेरी गुड। देखिए तुम पहले A1 बटा A2 निकालेंगे। चलिए A1 कितना इसमें बताइएगा? A1 कितना हो जाएगा? 2। A2 कितना हो जाएगा? 4। दिख रहा है? B1 कितना हो जाएगा? -3। अब B2 कितना हो जाएगा? -6। C1 कितना हो जाएगा? -8। और C2 कितना हो जाएगा? -9। अब यहाँ पे आपको कोई डाउट है? A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये A1 है, इधर वाला सब A1 है, सब A1 A1 B1 C1 इधर से निकल गया। और यहाँ से A2 B2 C2 निकल गया दूसरे समीकरण से। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम A1 बट्टा A2 निकालते हैं, A1 बट्टा A2 निकालते हैं तो 2 बट्टा में क्या हो जाएगा? 4। 2 बट्टे में 4 हो जाएगा। और 2 बट्टे में 4 हो जाएगा यानी 1/2 यहाँ पे कट के हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार हम B1 बट्टा B2 निकालते हैं तो -3 बट्टा में -6। तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2 हो गया। अब हम C1 बट्टा C2 निकालते हैं जो कि है -8 बट्टा में -9, यानी कि ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कट के 8/9। तो कंडीशन क्या बन रहा है कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। और ये कंडीशन कब बनता है सभी बच्चे बताइए? ये कंडीशन कब बनता है? ये कंडीशन कब बनता है? जब असंगत होता है, यानी एक भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता, तब ये कंडीशन बनता है। समझ में आया सभी बच्चों को? अब कोई हल नहीं वाले में ही असंगत होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट किसी बच्चे को? आगे बढ़े ना? इस क्वेश्चन में करिएगा, आपको बताना है कि ये संगत है कि असंगत है। सेम टू सेम तरीके से A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 निकालिए और चेक कीजिए कि ये संगत है कि असंगत है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए तो ये आपका A1 हो जाएगा,
ये 2 आपका B1 हो जाएगा, और ये जो है आपका -8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे ये A2 हो जाएगा, और ये B2 हो जाएगा, और ये -12 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से A1 बट्टा A2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है, 4/3, और यहाँ पे अगर हम बट्टा में करेंगे तो 2 हो जाएगा। बात समझे, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप देखेंगे कई तरीके से बराबर नहीं है, किसी भी तरीके से ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सीधे लिख देंगे। ठीक है, सीधे लिख देंगे कि ये क्या है, संगत है। संगत क्यों है, क्योंकि A1/A2 जो है बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए ये संगत है। अब एक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमेशा याद रखिएगा, ग्राफ अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे यानी इंटरसेक्टिंग करे तो हम कहेंगे कि एक हल होगा, या समीकरण को देख लें और A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो आप कहेंगे कि एक हल होगा और वो संगत होगा। इसी प्रकार अगर ग्राफ में दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो तो आप कहेंगे कि उसके अनेक हल होंगे, या फिर ये कंडीशन अगर आप देख लेते हैं तो आप कहेंगे कि इसके अनेक हल होंगे और ये भी संगत होगा। ठीक है, और असंगत का सिर्फ एक ही स्थिति है कि ग्राफ या तो समानांतर हो या तो समीकरण में ये वाला कंडीशन हो, तो इसे हम कहेंगे असंगत। तो इस ग्राफ में लगभग सारी बातें जरूरत की हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्राफ भी है, कंडीशन भी है, संगत असंगत वाला सारी बातें भी है। तो इस ग्राफ को जो समझ गया, याद कर लिया, उसके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बताइए, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं आप लोग? यानी ग्राफ देख के भी आप बता सकते हैं कि अनेक हल होगा, कि संगत होगा, कि असंगत होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन में देता हूं, आपको बताना है पोल सेक्शन में आंसर। देखिए, आपके हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो ग्राफ क्या बनेगा, अद्वितीय हल बनेगा, कोई हल नहीं बनेगा, अपरिमित हल बनेगा, इनमें से कोई नहीं। ये स्थिति में क्या होता है, बताइएगा, इस स्थिति में क्या होता है, अभी अभी आपने पढ़ा है, इस स्थिति में क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे एकदम आराम से। इस स्थिति में क्या होता है, पोल सेक्शन में बताना है, इस कंडीशन में क्या होता है। आपके हरियाणा बोर्ड 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, तो ऐसे कंडीशन में ग्राफ क्या बनता है, यानी इसके कितने हल होते हैं, अभी अभी आपने सीखा है। आराम से कीजिए, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर गलत हो गया। अभी अभी जो मैंने कहा था ना स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसको देखिएगा तब भी आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट जो मैंने लेने के कहा था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस कंडीशन को याद रखिएगा, तो इसमें सारी चीजें लिखी गई है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। लास्ट के 30 सेकेंड, अभी 6 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 30 सेकेंड, 6 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 6 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड,
लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी मैंने टॉपर लिस्ट दिखाया था ना, ये वही बच्चे हैं जो आंसर नहीं करते। मैं एक बार फिर से टॉपर लिस्ट दिखाता हूँ। देखिए कौन कौन से बच्चे आंसर नहीं करते हैं डेली क्लास में। देखिए उनका नाम भी दिखा देता हूँ। देखिए ये वही बच्चे हैं जो आंसर नहीं करते हैं। अशोक कुमार नाम से जो बच्चा है, YHKH नाम से जो बच्चा है, नितिन कत्तक नाम से जो बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे फिर आप देखेंगे ये बच्चा जो है मयंक मेहरा नाम से जो बच्चा है, या रितिका प्रजापति नाम से जो बच्ची है, ठीक है, संदीप फरमाना नाम से जो बच्चा है, ये गेमिंग नाम से जो बच्चा है, ये वही बच्चे हैं जो कि आंसर नहीं करते हैं। और आपके टीचर के बाद देखिए ये एक भी बच्चा आंसर नहीं करते हैं। आसिफ सैफी नाम से, आफाक अंसारी नाम से, मोहित शर्मा नाम से, देखिए आंसर नहीं किए। तो ये वही बच्चे हैं जो आंसर नहीं करते हैं। ये पूरा लिस्ट आपके टीचर के पास जाता है। तो पोल सेक्शन में आंसर करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। जी मैंने तो कर रखा। आज के क्लास में नहीं है, वो पिछले क्लास का रिपोर्ट था। हाँ ऐसे ही जी सारे आंसर सही है जी मेरे उसके। कीजिए लास्ट के 5 सेकेंड। जो भी बच्चे आंसर नहीं किए कर लीजिए, नहीं तो टॉपर लिस्ट से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। 10, सॉरी 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा देखिए तो बहुत ही आसान था। अभी अभी मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाया था कि जब ये तीनों क्या होता है, बराबर होता है। जब तीनों बराबर होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, तो अनेक हल होता है अगर आप एक सीधी रेखा पे ही दोनों बन जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। अनेक हल क्लियर है, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 पे। एक लाइन का आंसर था, सिर्फ एक लाइन, ठीक है। और ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसी पे वो भी रेखा होगा, दूसरा रेखा भी, ठीक है। कुछ इस प्रकार की ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। और ये संगत होगा। बात समझ में आया। चल, तो ये आपके हरियाणा बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है। चलिए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन है, कीजिएगा सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिमित हल यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये कंडीशन में क्या होता है, जब A1 बराबर नहीं होता है A2 के, सॉरी A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एकदम ध्यान से आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जब ये कंडीशन होता है तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं। जब ये वाला कंडीशन होता है तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं, यानी जब दो रैखिक समीकरण हो, ठीक है, युग्म हो, तो उसमें अगर A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो उस कंडीशन में कितने हल होते हैं। हल कीजिए सभी बच्चे।
आधे बच्चों का आंसर आ गया है, 2 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को कोशिश करना है। A1/A2 अगर बराबर नहीं हो B1/B2 यानी दो रैखिक समीकरण हो, दो चर वाला युग्म हो, तो उसमें अगर ये कंडीशन दिखाई दे A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो उसमें कितने सोल्यूशन होते हैं? 3 ही कंडीशन होता है, जिसमें से एक कंडीशन ये है, पिछला कंडीशन आपने पढ़ रखा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 15 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 15 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, अभी भी मैंने ये कंडीशन बताया था यहाँ पे आप लोगों को। क्या? देखिए कि जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, यानी कि इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग बनेगा, और इसके कितने हल होंगे? सिर्फ एक हल होंगे, और इसी एक हल को कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी कि सिर्फ एक होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो इसी को अद्वितीय हल भी कहते हैं। जिसके एक हल होते हैं उसी को अद्वितीय हल भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में सिर्फ एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हल क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सोल्यूशन, यानी सिर्फ एक सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। क्लियर है सभी बच्चों को? और इसका अगर आप क्या बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो 3 कंडीशन होता है, 2 कंडीशन पे तो आपने सवाल कर लिया। अब एक तीसरा सवाल है, ध्यान से देखिएगा सवाल को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इस बार कंडीशन नहीं दिया होगा, कंडीशन आपको खुद चेक करना होगा। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया गया है 6x-3y + 10 = 0, 2x-y + 9 = 0। आपको बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। एक सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, अनेक सोल्यूशन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 क्या क्या है। और तीनों कंडीशन आपको पता ही है। तीनों कंडीशन में जो कंडीशन होगा उसके हिसाब से आंसर करेंगे। आराम से कीजिएगा, मैं समय आपको दूंगा पूरे 2 मिनट का, तो आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं पोल सेक्शन भी आपको दूंगा 40 सेकंड के बाद। आराम से सॉल्व कीजिए, मैं 40 सेकंड के बाद ही पोल दूंगा। ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए।
सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। हाँ, आप अपना एक बार चेक कीजिए आंसर, मैं पोल सेक्शन ऑन करूँ। अच्छा, आराम से आंसर कीजिएगा, पोल सेक्शन में जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए पहला ही उत्तर गलत। क्या होता है ना, जल्दबाजी करते हैं आप लोग, इसीलिए आंसर गलत होता है। ठीक है, जल्दबाजी करते हैं इसीलिए आपका आंसर जो है गलत होता है। आराम से कीजिए, समय है, जितना समय चाहिए उतना समय मैं दूंगा। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। A1 बट्टा A2 निकाल लीजिए, B1 बट्टा B2 निकाल लीजिए, C1 बट्टा C2 निकाल लीजिए। और 3 कंडीशन होता है। तीनों कंडीशन में देखिए कौन सा कंडीशन है, और तीनों में से जो कंडीशन पता ही है आपको, तीनों बराबर होता है तो अपरिमित अनेक सोल्यूशन होता है। अगर पहला दो को बराबर हो, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 हो, बराबर नॉट C1 बट्टा C2 हो, तो उसके कोई सोल्यूशन नहीं होते हैं। आज जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है B1 बट्टा B2 के, तो उसके सिर्फ एक सोल्यूशन होते हैं, यानी यूनिक सोल्यूशन होता है। तो आपको देख लेना है कि क्या आ रहा है। मैंने इतना हेल्प कर दिया आप लोगों को। लास्ट के 30 सेकेंड। आराम से कीजिए। बताइए, आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया इतने आसान सवाल में। इतने आसान सवाल में आधे बच्चों का आंसर जो है गलत हो गया। लास्ट के 15 सेकेंड। आपके इस चैप्टर का, चैप्टर 3 का ये सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। हर बार क्वेश्चन पूछता है और बार बार पूछता है। ये क्वेश्चन देखने में कितना मुश्किल लगता है, लेकिन क्या ये मुश्किल है करने में? एकदम मुश्किल नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है जो पढ़ेंगे वो सीखेंगे, सीखेंगे तो मार्क्स आएगा, नहीं सीखेंगे तो ये क्वेश्चन आसान होते हुए भी आप एग्जाम में गलत करके आएंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतने आसान सवाल में आधे बच्चों का आंसर गलत है। आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? A1 है, ये क्या है? B1 है, और ये क्या है? C1 है। ये क्या है? A2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 है, तो ये क्या है? आपका B2 है, और ये क्या है? आपका C2 है। तो अगर मैं A1 बट्टा A2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 6 बट्टा A2 कितना है? 2, और जब मैं इसे काटूंगा तो क्या आएगा? यानी कि 3 आ गया। और B1 बट्टा B2 लिखूंगा तो -3, अब बट्टा B2 कितना है? 1। कितना है? 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? -3। कितना आएगा? -3। कितना आएगा जी? सर जी -y है तो -1 होगा। अच्छा सॉरी, हाँ -y है। यहाँ पे देखिए -1 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये भी +3 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे +3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा कंडीशन C1 बट्टा C2 है, तो C1 कितना है? 10 है, और C2 कितना है? 9 है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 बट्टा 9 है। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या बना कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, ठीक है। अब बराबर नहीं है कौन? C1 बट्टा C2 के। यही कंडीशन बन रहा है ना? सभी बच्चे बताएंगे, कंडीशन यही बन रहा है ना? यस सर। तो इस कंडीशन में क्या होता है? सभी बच्चे बताइए तो, इस कंडीशन में क्या होता है? कोई हल नहीं।
बताइए आप लोग इतना क्यों सोचते हैं? कोई हल नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोई हल नहीं। तो यही चीज यहाँ पे आपको समझना था कि ये कैसे कंडीशन याद रखना था। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कहीं पे भी? तो ये सारा चीज आपको समराइज फॉर्म में यहाँ पे बनाया गया है। मैं एक बार आपको दोबारा से वो पेज दिखा देता हूं जहां पे ये सारी चीजें जो हैं आपको एक ही जगह पे बना दी गई हैं। ये रहा, इसमें वो सारी चीजें जो हैं बता दी गई हैं कि ये कंडीशन होता है तो एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है, या ग्राफ ऐसा आ जाए, प्रतिच्छेदी आ जाए तो एक सोल्यूशन होगा, अद्वितीय सोल्यूशन होगा, या तो ये ग्राफ हो जाए तो अनेक हल होगा, या तीनों ये कंडीशन दे दे तो ये भी अनेक हल होता है। और ये दोनों को संगत कहते हैं क्योंकि यहाँ से हल प्राप्त हो रहा है। और जब ये पैरेलल हो जाए तो ग्राफ देख के बता दीजिए समानांतर है तो कि क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। या तो ये कंडीशन आ जाए तो आप बता दीजिए कि कोई हल नहीं है, यानी कि ये असंगत होगा। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट रखना है और हमेशा इसको याद रखना है। और किसी भी बच्चे को आज के क्लास में डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है।